अंदर जाकर देख लीजिए डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर ठीक है एलसीजी आपका ऑफिस कहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के एक दिवसीय परिचर्चा कार्यक्रम में उद्यान निदेशालय की तरफ से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गणमान्य कृषि मंत्री जी का एवं सभी बड़े पदाधिकारी दल का। आज हमारे साथ है विभिन्न जिलों से आए हुए पदाधिकारीगण, कर्मीगण, कोल्ड स्टोरेज के प्रतिनिधिगण, मीडिया कर्मीगण, बैंकों के प्रतिनिधिगण, यंत्र निर्माता कर्मियों के प्रतिनिधिगण। अब हम अनुरोध करते हैं सचिव महोदय जी से कि आज के मुख्य अतिथि गणमान्य मंत्री जी का स्वागत हम आग्रह करते हैं निदेशक उद्यान महोदय से कि सचिव महोदय अब हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। स्वागत संबोधन आज की कोल्ड स्टोरेज पर एक दिवसीय परिचर्चा के हमारे मुख्य अतिथि माननीय कृषि मंत्री महोदय, आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे सचिव कृषि विभाग, कृषि विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण, बिहार के सभी जिलों से आए हमारे कोल्ड बिहार के सभी जिलों से आए हमारे कोल्ड स्टोरेज उद्यमीगण, कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठानों से जुड़े हमारे प्रतिनिधिगण, उद्यानिकी कॉलेज से आए वैज्ञानिकगण और मीडिया के बंधुओं एवं बैंक के कर्मियों, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब बिहार के कोल्ड स्टोरेज की प्रगति और विकास के रोड मैप पर आज बातचीत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसका महत्ता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब सचिव महोदय द्वारा आपकी कोल्ड स्टोरेज की समस्याओं को माननीय मंत्री महोदय के समक्ष संज्ञान में लाया गया तो तत्काल ही उन्होंने इस बैठक की तिथि का निर्धारण करते हुए इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसका निर्धारण किया। उन्होंने उनके द्वारा निर्णय किए गए तिथि के आधार पर हम लोग आज यहाँ सभी लोग एकत्रित होकर आज आपकी समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे। कृषि हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कोल्ड स्टोरेज इसके संग्रहण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे स्टोर की आय में बढ़ोतरी होती है।
आज हम आपकी चुनौतियों को समझने के साथ विकास की संभावनाओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राय और सुझावों और अनुभवों को समझने का मौका हमें आज प्राप्त होगा, जिससे हम ऐसी रणनीति बना सकेंगे जिससे कोल्ड स्टोरेज की समस्याओं का समाधान हो सके और हमारे कृषकों की आय में वृद्धि हो सके। सर, मैं बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ हम लोगों ने तकनीकी सत्र का भी आयोजन रखा है, जिसमें सभी हमारे उद्यमी और निवेशक जो तकनीक में आधुनिकीकरण है कोल्ड स्टोरेज की और जो सोलराइजेशन है और अन्य तकनीक है, उन सभी से वाकिफ हो पाएंगे और उसे अपने कोल्ड स्टोरेज में अपनाकर उससे बेहतर ढंग से उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे। तो आज सभी को इस कार्यशाला में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं सचिव महोदय से आग्रह करूँगा कि इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी की बातों को सुनने का मौका दें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे कृषि विभाग के माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी, मंच पर उपस्थित डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर श्री अभिषेक जी, विभाग के अपर सचिव सनंदर जी, जॉइंट सेक्रेटरी मदन जी, यहाँ उपस्थित डायरेक्टर पीपीएम आलाशु जी, विभाग के तमाम वरीय पदाधिकारीगण, बैंकिंग से आए हुए विभिन्न बैंक के प्रतिनिधिगण, कृषि वैज्ञानिक, हमारे उद्यान कॉलेज से आए हुए और आलू अनुसंधान केंद्र से आए हुए हमारे वैज्ञानिक, यहाँ उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो सोलर प्लांट है या कोल्ड स्टोरेज के विभिन्न तकनीक प्रोवाइडर है, उनके प्रतिनिधि, हमारे जिलों से आए हुए फील्ड के ऑफिसर्स और सबसे बड़ी बात जो हमारे आज कोल्ड स्टोरेज के संचालक हैं वो यहाँ मौजूद है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आपके साथ ये दूसरी बैठक हम लोगों ने आहूत की है। इससे इसका महत्व लगाया जा सकता है कि सरकार कोल्ड स्टोरेज के विकास के लिए और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य संरक्षण तथा मूल्य वर्धन दिलवाने में मदद करने के लिए कटिबद्ध है। जब पिछली बार आप लोगों से बात हुई तो सर सबसे बड़ा पहला इशू आया कि कोल्ड स्टोरेज का आखिर सरकार में संरक्षक कौन है, ये प्रश्न बन करके सामने आया कि कौन विभाग इसको देखे। तो आज तक इन लोगों के साथ कोई विभाग सीधा संवाद नहीं कर रहा था कि ये कृषि विभाग में आएगा कि उद्योग विभाग में आएगा कि सहकारिता विभाग में आएगा या ऊर्जा विभाग। मतलब हर प्रकार की इनकी समस्याएं थी और कोई विभाग को मतलब मदद के लिए या इनके इश्यूज को टेकअप करने के लिए सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन कृषि विभाग ने इस दायित्व को समझा क्योंकि जो कोल्ड स्टोरेज है वो किसानों के लिए, ये बात इसमें कोई दो मत नहीं है। किसानों की फसल का सही मूल्य मिले और किसानों को अगर अपनी उपज कुछ दिन रखनी हो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो इसीलिए कृषि विभाग ने इस कार्य को समझा। और दूसरा जो कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंसिंग होता है वो हमारे उद्यान विभाग के पदाधिकारी देते हैं, इसीलिए हम लोग का सीधा इससे आता है। तो हम लोगों ने पिछले बार जो आसपास के कोल्ड स्टोरेज वाले थे उनको यहाँ बुलाया था और बाकी लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया और संवाद काफी अच्छा भी रहा, काफी बातें निकल कर भी सामने आई और कोल्ड स्टोरेज से संबंधित कई समस्याओं के बारे में पता चला और कोल्ड स्टोरेज की क्या संभावनाएं हैं कि कोल्ड स्टोरेज का महत्व क्या है और क्या हमारे पास पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेजेस है। बिहार की जनसंख्या, बिहार के कृषि उत्पाद को देखते हुए, बिहार के पोटेंशियल को देखते हुए क्या ये पर्याप्त है। इनके विस्तार की आवश्यकताओं पर हम लोगों ने विचार किया, इनकी समस्याओं पर विचार किया और साथ ही
कोल्ड स्टोरेज का कैसे और व्यापक उपयोग हो सके, इस पर चर्चा की गई। बिहार में सर कोल्ड स्टोरेज का पर्याय था आलू का स्टोरेज। अब सामान्यतः जो कोल्ड स्टोरेज बिहार में पले बढ़े या जिनका भी बिजनेस था वो मोस्टली डिपेंडेंट आलू पर थे, और आलू पर है भी काफी हद तक। आलू का व्यवसाय ही इनका मुख्य व्यवसाय है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज संचालक इस बात को जानते हैं कि समय के बदलते चक्र के कारण अब कोल्ड स्टोरेज केवल आलू के लिए नहीं रखे हैं। जो हमारे कई लोग यहाँ मौजूद हैं, तब कोल्ड स्टोरेज में हर प्रकार की फसल, कई प्रकार की फसल और कई प्रकार के फल आप लोग इसमें रखते हैं। अभी तक तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसे फसल जो हम लोग सोचते भी नहीं थे, जैसा जीरा, दलहन और कुछ चना तक लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। मतलब ये एक ऐसा पहलू है कि कोल्ड स्टोरेज में दलहन का मैंने नहीं सुना था, लेकिन सुना कि अच्छी खासी दालें कोल्ड स्टोरेज में लोग रखने लगे। ऑक्सीजन कम टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर नहीं चाहिए जो आलू के लिए चाहिए। फल के लिए तो कुछ सोचने की बात ही नहीं कि आज सेब लोग रख रहे हैं, कई अन्य प्रकार के फल रख रहे हैं। तो अब समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है। तो जो कोल्ड स्टोरेज सर आज 25 साल पुरानी तकनीक के लिए हमारे यहाँ चल रहे हैं, कई लोग इस व्यवसाय में बहुत पुराने समय से हैं और कुछ लोग नए जुड़े हैं। और टेक्नोलॉजी जैसे हर क्षेत्र में बदल रही है, इस क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। अभी हम लोगों ने टीम भेजी थी दिल्ली में कोल्ड स्टोरेज की नई टेक्निक्स पर एक सम्मेलन था, जिसमें कई लोग आए थे। बताया गया कि कोल्ड स्टोरेज में आप किस तरह कम बिजली खर्च करके, बिजली का कंजम्पशन, जैसे आप लोग पुराना रेफ्रिजरेटर चलाते थे, जो बल्ब जलाते थे 100 वाट का बल्ब, आज के जमाने में 100 वाट के बल्ब से 10 बल्ब जला सकते हैं। तो हर चीज में काफी चेंजेस हुआ है। अगर हम लोग आज भी पुराना गाड़ी चलाएंगे, पुराना जनरेटर चलाएंगे, वो स्थिति अब नहीं रहेगी। तो इसमें भी तकनीक में काफी परिवर्तन हुआ है। काफी लोगों ने यहाँ मौजूद है, उन्होंने नई तकनीक पर काम भी किया। बिजली एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके सबके लिए सर सामने आती है। बिजली का टैरिफ को लेकर के काफी चर्चाएं थी, आज लोग बात करेंगे हम लोग उस पर। तो बिजली की दर के बारे में, बिजली किस बार कम खर्च होती है, बताया कि तकनीक से हम लोग थोड़ा बिजली खर्च को कम कर सकें। दूसरा सोलर पावर पर भी चर्चा हुई सर, कि इनके पास एक बड़ी छत होती है जिसमें सोलर पैनल लगाने से बिजली के खर्च में कमी आ सकती है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सब्सिडी स्कीम प्रारंभ की, जिससे सोलर पावर का उपयोग करके अपने बिजली खर्च को बराबर कुछ मतलब बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है। तकनीक पर बात होगी आज के सत्र में, बिजली के ऊपर बात होगी, कोल्ड स्टोरेज के आधुनिकीकरण पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कोल्ड स्टोरेज के विस्तार पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आज भी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, आज भी 12 जिले ऐसे हैं सर, लिस्ट है जिसमें कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और कुछ जिलों में काफी अच्छा विस्तार भी है। कई जिले बहुत अच्छे कोल्ड स्टोरेज की संख्या वाले भी हैं। ठीक था। नेक्स्ट स्लाइड। तो काफी जिले ऐसे हैं जहां कोल्ड स्टोरेज काफी अच्छी संख्या में है, और कई जिलों में नहीं है, और कई जिलों में मात्र एक भी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे बढ़ाएं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। एक सर जो मेजर समस्या बन करके आए कि पहले कोल्ड स्टोरेज की संख्या बिहार में काफी अच्छी थी। कुछ लोग बताते हैं कि लगभग 400 से अधिक कोल्ड स्टोरेज बिहार में होते थे। अकेले बिहार से वाले कोई है? बिहार से में कितना कोल्ड स्टोरेज होते थे नालंदा जिले में? सिर्फ 14 कोल्ड स्टोरेज। पहले कितना होते थे? पहले 48 कोल्ड स्टोरेज था 70 के दशक में। हाँ? 70 के दशक में सर, 1970 में 48 कोल्ड। 48। बैठिए। इससे पता समस्तीपुर से जो है, समस्तीपुर पहले कितने थे आप और अभी कितने रह गए?
4 थे, अभी करीब 33। पहले कितने थे? 4। नहीं मतलब 4 कब ये? 33। नहीं, बीच में बढ़े थे, घटे थे, कुछ ऐसा हुआ था? उसके बाद बढ़ते ही चले। अभी 33 पहुंच गए। अभी 1965 से लेकर 2004 और कम मिनिमम 2 लाख तो ऊपर 3.5 लाख तक। तो कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर संख्या बढ़ी भी और कुछ जिलों में एकदम कम भी हो। शिवालिक जिला में 18 पुलिस इस समय 2 ही चल रहे हैं, 16 बंद। 18 थे और 16 बंद। तो आज की चर्चा का हम लोग का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या खराब हुआ, कैसे खराब हुआ, क्या कारण थे। तो कोई आदमी इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे इसमें देख रहे हो कि हम लोगों ने कुछ कारण ढूंढने की कोशिश की। सर्वे किया 100 लोगों का कि आखिर ये बंद क्यों हुए। जो कोल्ड स्टोरेज पर हम लोगों ने सर्वे किया तो 11 आदमी को रुचि नहीं थी, उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन बाकी 80-90 बंद पड़े। क्योंकि एक ऐसा सब बिल्डिंग है जो बंद होने के बाद एकदम वो पड़ा है, मतलब बिल्डिंग पड़ी रहती है, मशीन पड़ी रहती है और कई जगह उसका कुछ अन्य उपयोग होने लगता है। कुछ जगह बैंक के इश्यूज हो गए, NPA हो गए, कुछ पारिवारिक विवाद पर खर्च हो गए, कुछ लोग को अब ये कोई चलाने वाला नहीं बचा। 100 से अधिक बंद हो गए, जबकि लगभग 150 से अधिक है। 50 का आंकड़ा हमारे पास कभी नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि आखिर किस चीज में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो एक बात तो स्पष्ट रूप से सामने है कि सर 8 महीने हमारे लगभग सभी कोल्ड स्टोरेज आलू का तो काम करते ही है और इस साल काफी फायदा भी रहा सबको, क्योंकि बहुत अच्छा सीजन हर क्रॉप के लिए रहा। एक तरफ महंगाई बढ़ी लेकिन क्रॉप के प्राइसेस बढ़े, आलू के भी काफी अच्छे प्राइसेस इस बार रहे। लेकिन एक हमेशा इन लोग के साथ रिस्क रहता है कि लोग कहते हैं कि कई बार आलू फेंकना भी पड़ता है। बिहार में ऐसी नौबत नहीं आती है, लेकिन एक मन में रहता है कि कहीं दाम घट गया, क्योंकि आलू जब सीजन में निकलता है सर तो जो रेट रहता है लगभग कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा भी इतना बढ़ जाता है। दोनों मिला करके निकलते समय जब आउट करने का समय रहता है, अगर उससे कम रहता है तो लोग छोड़ भी देता है। तो लेकिन ये तो हर बिजनेस में है तेजी मंदी। लेकिन उसके अलावा सेब, संतरा और अन्य प्रकार के फ्रूट लोग बाकी समय में रखते हैं। तो अपने 4 महीना लगभग सब कोल्ड स्टोरेज ज्यादातर जगह खाली रहता है, एक ये फैक्ट है। कुछ लोग हैं जो उसी में कंपार्टमेंट बना दिए सर, कोल्ड स्टोरेज में थोड़े थोड़े बाइफर्केशन किए है। तो सारी बात कौन है, आपके यहाँ कुछ अलग अलग कंपार्टमेंट बना करके मीट भी रखते हैं, मछली भी रखते हैं और प्लस फ्रोजन भी डाला है। तो अब शहरों में कई प्रकार की अन्य डिमांड्स भी हैं। अब वो नहीं रह गया कि केवल अब तो फ्रूट्स की डिमांड हर जिले तक पहुंच गई है। तो अब ये बाइफर्केशन भी कुछ लोगों ने किया है। नेक्स्ट कीजिए। कुछ जो बड़े कोल्ड स्टोरेज को लिस्ट किया गया है इसमें कि इतनी मेट्रिक टन की क्षमता है। नेक्स्ट, अब सरकार की कई प्रकार की योजनाएं हैं जिस पर अभी डायरेक्टर साहब आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि सरकार चाहती है कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा दें। अब कोल्ड स्टोरेज में एक तो भारी भरकम बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन अब छोटे कोल्ड स्टोरेज का भी जमाना आ गया है। अभी हम लोग गए थे पैक हाउस केला वाला, बाजार समिति वाले हैं, उसको बुलाया था बाजार समिति। तो उसमें फ्रूट्स के लिए कोल्ड स्टोरेज की अलग डिमांड है और अच्छी खासी डिमांड है। उसमें बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज नहीं रखने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी सरकार पैसा दे रही है। रेफ्रिजरेटेड बॉन्ड के लिए पैसा दे रही है, रैपिंग चैम्बर के लिए दे रही है। और अब ये सेक्टर काफी डाइवर्सिफाइड है। अगर हम कह सकें कि इसमें केवल अब एक आलू रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं, बल्कि हर फसल के लिए, कई फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज का उपयोग हुआ है। तो इस सेक्टर में काफी डिमांड भी है। और अगर 1, 2, 3 महीने कोई सब्जी, फल
कुछ भी रखा जाता है तो वैल्यू एडिशन होता ही। और अब जो अच्छे अच्छे दुकानदार हैं या वो लोग अब दाल, दलहन, चावल, चूड़ा, ये सब एक कोल्ड स्टोर में बड़ी मात्रा में सामान रखा जाता है। तो बाकी चीजों में भी हमें देखना पड़ेगा क्या क्या हम लोग रख सकते हैं। तो अभी हम लोग ने 12 जिले जहां पर नहीं था कोल्ड स्टोरेज का कोई फैसिलिटी, उसके लिए स्पेशल स्कीम निकाली और उसमें 50% तक कैपिटल सब्सिडी राज्य सरकार दे दी। काफी बड़ी राशि है, क्योंकि 1 से 1.5 कितना की लागत है, कितने की लागत हम लोग कोल्ड स्टोरेज पर दे रहे हैं बड़े बड़े? सर 8,000 रुपये प्रति महीने, 8,000 रुपये प्रति टाइप 1 में तो लगभग 1 करोड़ तक की सब्सिडी भी आ जाती है। 2 करोड़ 2 करोड़ तक की सब्सिडी हम लोग सर दे रहे हैं। अब ये तो अब एक और विषय जो आज की परिचर्चा में हम लोग शामिल नहीं किए, लेकिन आप करने जा रहे हैं। अब सर हमारा जो बाजार समिति में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह डेवलप हो रहा है, लेकिन बाजार समिति में हम लोग ने अभी तक कोल्ड स्टोरेज के लिए बहुत प्लानिंग नहीं कर पाए हैं। जो हमारा जो अभी तो उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि हर प्रकार के स्टोरेज की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टोरेज है। ये हम दूसरे राज्य में जाके वहाँ पर छोटे छोटे बाजारों में भी छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज, जैसे सब्जी लोग लेके आता है सरकार वाला बेचते हैं, 4 बजे बाद उसकी सब्जी नहीं मिलती है तो वो प्राइसेस को आधा कर देता है, 10-7 बजे के बाद जो मुंह मांगा पैसा दे देता है, थ्रो अवे प्राइस। वहां पर ये सिस्टम देखा है कि सर सामने 6 बजे के बाद एक छोटा कोल्ड स्टोरेज, उसमें सब अपना सब्सिडी रख देता है और वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर किसानों को दिया जाता है। सुबह आता है, निकालता है, बेचता है। तो जो कई चीजें जो 1-2 दिन ध्यान में टिक जाती है, वो इस डर से थ्रो अवे प्राइस पर नहीं बेचना पड़े, तो उसमें छोटी छोटी मंडियों में छोटे छोटे स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी तमिलनाडु में भी मौजूद। तो हमारे पास कुछ बाजारों में हम लोग किस प्रकार इसको ऐड कर सकते हैं, उस पर भी आज की हम चर्चा करेंगे। और कुछ आज स्टॉल्स भी बाहर हमारे जो लोग हम लोगों ने बताया, बैंकर्स यहाँ मौजूद है, बैंकिंग फाइनेंस कैसे हो सकता है उस पर चर्चा होगी। और जो पुराने एनपीए हो गए, हमने देखा कि कई लोगों ने लोन पर लिया, किसी कारण से पेमेंट नहीं हो पाया। तो एनपीए एक ऐसा चक्र है, कुचक्र, इसमें आदमी फंसता है तो निकलने में बहुत परेशानी। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि बैंकर्स बताएं कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई तो कैसे हम लोग सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेटलमेंट की कुछ योजनाएं बैंक के पास में है। तो यदि आपके नॉलेज में कुछ ऐसे एनपीए वाले प्रोजेक्ट्स हैं, एनपीए वाले कोल्ड स्टोरेज, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार की सब्सिडी से, मदद से या किसानों की मदद के लिए बने, उसको अगर किसी परेशानी में फंस गया है तो बैंक से क्या मदद मिल सकती है, बैंक किस प्रकार कुछ मदद कर सकता है ताकि उसको पुनरुद्धार का एक मौका मिले। वैसे योजनाओं पर भी हम लोग काम करना चाहते हैं। तो आज जब मैंने ये सारी बातें आप लोग माननीय मंत्री जी को बताई, माननीय मंत्री जी प्रभार लेते ही पूछा कि इस सेक्टर में किसानों के लिए और किसान से जुड़े हुए लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया कि हमने कोल्ड स्टोरेज वालों से बात की है और उनकी समस्या है वो हमारे विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार बन सकते हैं। किसानों के लिए जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी ने तुरंत कहा कि हम लोग को उनसे बात करनी चाहिए और मैं उनकी समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष रूप से सुनना और समझना चाहिए। तो हम माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि देखिए तुरंत ज्वाइन करते ही विभाग को इन्होंने आप उनसे सीधा संवाद रखा। और आप लोग समझ रहे होंगे कि आपसे पहले संवाद किसी ने रखा है कि नहीं रखा मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन ये संवाद है, इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग को लेकर के जाना है। समस्याएं बहुत है, कुछ लोग स्टार्ट करते कि नहीं सर कुछ हो नहीं हो सकता है, उससे नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है यदि हमारी इच्छा से रहे। हर दिन रात होती है ना,
सुबह होती है कि नहीं? तो यदि कहीं कमी है तो सुधार होने के लिए हम लोग सब लोग आज यहाँ बैठे, तो आप लोग जो भी अपनी बात रखें एक सकारात्मक दृष्टिकोण, समस्या है कि सर ऐसा करने से समस्या दूर हो सकती है, क्योंकि आपसे बेहतर समाधान कोई नहीं है। तो आप लोग को भी बोलने का अवसर होगा, सुनना भी चाहेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बैठक की कार्रवाई को सर शुरुआत की जाए और उसके बाद हम लोग आगे का संवाद करेंगे। बहुत बहुत श्री संजय अग्रवाल जी, निदेशक उद्यान श्री अभिषेक कुमार जी, यहाँ उपस्थित शैलेंद्र जी, हिमांशु सी जैन जी, मदन कुमार जी, मेरे ये अमिताभ जी, आज की इस परिचर्चा में उपस्थित सभी वैज्ञानिक, शीतगृह कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं, वो बैंक के हमारे जो अधिकारी आए हैं, बैंक के अधिकारी, बैंक के अधिकारीगण, उपस्थित अन्य सभी उद्यमी भाइयों बहनों और मीडिया के हमारे साथी मित्रों, जैसा सचिव महोदय ने बताया, कृषि का हम विकास करना चाहते हैं तो हमको किसानों के हित की चिंता करनी पड़ेगी, और किसानों के हित का मतलब किसानों को आर्थिक लाभ कैसे ज्यादा मिले, कैसे किसान के पॉकेट में पैसा ज्यादा जाए, और किसानों के पॉकेट में पैसा जाने के लिए जितने काम करने होते हैं उन कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य है कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। यदि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था ठीक रहेगी तो किसानों को सुविधा मिलेगा, सहूलियत मिलेगा। जो बातें संजय जी बता रहे थे उसके अनुसार किसान अपने उत्पादों को संजो के रख पाएंगे, उसको खराब होने से बचा पाएंगे, उसकी अवधि जो होती है, जिस अवधि में उसका उपयोग किया जा सकता है उसको बढ़ा सकते हैं, खास करके सब्जी और फल के मामले में। और साथ ही अन्य जो फसल है, चाहे आलू हो या अन्य फसलों को जो हम कोल्ड स्टोरेज पे रखते हैं, हम व्यवस्थित तरीके से यदि किसानों को रखने की सुविधा दिला पाए तो किसान उत्साहित होंगे। और ठीक कहा, पहले कोल्ड स्टोरेज का मतलब बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज होता था। आज समय के साथ परिवेश बदला है और अब चलंत कोल्ड स्टोरेज हो गया, तो गाड़ियों पे कोल्ड स्टोरेज है, छोटा कोल्ड स्टोरेज है, और जो उसको रेफ्रिजरेटर वैन बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर वैन। तो बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो गांव में रेफ्रिजरेटर वैन तो देखते ही सोचते ही नहीं थे, लेकिन आज उसकी कितनी उपयोगिता है कि खेत से सब्जी निकाल के रेफ्रिजरेटर वैन में लेके यदि 100 किलोमीटर दूर किसान 50 किलोमीटर दूर भी जाता है तो उसी ताजगी के साथ बाजार में उस सब्जी को बाहर निकालता है जैसे खेत से लेके जाता है। वैसे ही जैसे संजय जी ने कहा कि जो हमारा मार्केटिंग विपणन का जो जगह होता है, उन जगहों पे यदि हम छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाए तो वहां पे किसानों को सुविधा दे सकते हैं। जो बाजार समिति हम जिसको कहते हैं, अभी बाजार समितियों का निर्माण भी हो रहा है, उन चीजों की ओर हम सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता था, क्योंकि मैं जब तक कृषि विभाग के मंत्री के रूप में काम नहीं देख रहा था तो मुझे कठिनाइयों की जानकारी नहीं होती थी। मैं ये जरूर देखता था जिसकी चर्चा संजय जी ने किया, पहले बहुत कोल्ड स्टोरेज में देखता था, लेकिन अभी के समय में देखता हूं कि कोल्ड स्टोरेज की संख्या बहुत जिलों में घट गई। मेरे ही जिले के बारे में बताया, 18 से 2 पे आ गया,
पहले कितना कोल्ड स्टोरेज में अपने जिले में देखता था, ऐसे ही अन्य जिलों में भी इस तरह का दृश्य देखने को मिला। तो मेरे मन में ये प्रश्न रहता था कि ये कोल्ड स्टोरेज की कमी होने के बाद किसान किस प्रकार से अपने उत्पादों को ठीक तरीके से रख पाते हैं और फिर उसको मार्केटिंग के लिए बाजार में ले जाते हैं, ये मन में प्रश्न रहता था मेरे। लेकिन जब कृषि मंत्री बना मैं और मैंने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और मुझे ये समझ में आया कि किसानों को तो हम ये सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन सुविधा देने वाले जो लोग हैं, कोल्ड स्टोरेज चलाने वाले जो लोग, कोल्ड स्टोरेज बनाने वाले जो लोग, उसको संचालित करने वाले जो लोग, उनके समक्ष कई समस्याएं हैं जिस संदर्भ में मुझे संजय जी ने जानकारी दी। तो जब थोड़ी थोड़ी टुकड़े में जानकारी मुझे मिली तो फिर मैंने ये सोचा कि एक बार जो संचालक हैं सभी इस इन शीत गृहों के कोल्ड स्टोरेज के, उन लोगों के साथ बैठा जाए, एक बार आपके मुंह से सुने समस्याएं क्या है। देखिए ठीक कहा संजय जी ने, कोई ऐसा काम दुनिया में नहीं है जो जिसके आगे असंभव लिखा हो। हर काम के आगे संभव सोच लीजिए तो संभव हो जाएगा। दिमाग में सोचने का, इमेजिन करने का चीज होता है। इज इट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल और पॉसिबल। आपके दिमाग में आएगा ये संभव है तो आप कर लीजिएगा, पहले ही दिमाग में आ जाएगा बहुत कठिन है तो नहीं हो पाएगा। और मैं मानता हूं दुनिया में कोई काम कठिन नहीं होता है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जिसमें समस्या नहीं होती हो। बगैर समस्या का तो कोई दुनिया चलता ही नहीं, और समस्या का समाधान करना ही मानव जाति का काम है, हम सब लोगों का काम है, जो भी समस्याएं हैं उसको निपटाना। तो आज बैठने का मकसद यही है कि चाहे वह ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे बैंकिंग से जुड़ा हुआ विषय हो, या अन्य विभागों से जुड़े हुए भी विषय, चूंकि नोडल डिपार्टमेंट के रूप में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यहीं से आपको लाइसेंस निर्गत होता है, अनुज्ञप्ति निर्गत होती है। इसलिए यह हमारी जिम्मेवारी होगी कि आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर हमारे विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित करके उसके निराकरण के लिए प्रयास करना है। तो मैं अपने मुख्यालय के स्तर से, अपने माननीय मंत्रीगण जो अन्य विभाग के हैं उनके स्तर से, विभिन्न विभागों के सचिव, एसीएस जो है उनके स्तर से आपकी समस्याओं के समाधान की दिशा में हम काम करें और एक ऐसा माहौल बने। मैंने पूछा संजय जी से उस दिन, दूसरे राज्यों में भी क्या ऐसी स्थिति है? नहीं, दूसरे राज्यों में कोल्ड स्टोरेज अच्छे ढंग से चल रहे हैं, उससे किसानों को सुविधा मिल रही है, किसानों को फायदे मिल रहे हैं। और कोई भी रोजगार व्यवसाय कोई तभी करता है जब उसको 10 पैसा बचता है। मुनाफा नहीं होगा तो कोई भी काम करने वाला व्यापारी काम नहीं करे। मैं अभी देख रहा था 102 कोल्ड स्टोरेज जो बंद हो गए, उसमें 32 कोल्ड स्टोरेज ऐसे थे जिनका जिसके अंदर कार्य परिवर्तित हो गया, मतलब कोल्ड स्टोरेज के बदला वो कुछ और काम उस भवन के अंदर संचालित करने लगे। तो इसके पीछे वाला हाँ ना, ये 32 के अन्य वाणिज्यिक इकाई में परिवर्तित हो गए। तो क्यों हो गया होगा? उस उद्यमी को लगा होगा कि अब कोल्ड स्टोरेज से हमारा फायदा नहीं है, उसके बदला ये काम हम यदि करें दूसरा काम तो हमको बेनिफिट ज्यादा होगा, तो नेचुरल वो शिफ्ट करेंगे। आज हम लोग इसलिए बैठे कि कोई शिफ्ट ना करे, और दूसरा नए उद्यमी कैसे इसके अंदर जुड़े। जो 12 जिला बिल्कुल खाली है, उन 12 जिलों में हम कोल्ड स्टोरेज कैसे लगाएं? वहां 50% सब्सिडी देने की बात है तो वो तो सरकार देगी ही देगी। इसके अतिरिक्त जो 200 से अधिक कोल्ड स्टोरेज हमारे अभी संचालित है, उसी में से आप अधिकतर लोग आए हैं, उन कोल्ड स्टोरेज को हम कैसे और
उनकी कठिनाइयों को दूर करके उनको सुविधा सहायता उपलब्ध करा सके, ताकि और अच्छे मन के साथ और उत्साह के साथ वो इस दिशा में आगे बढ़े। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी इच्छा है कि राज्य में और नए कोल्ड स्टोरेज खुले, तो आगे वाले को देख के ही पीछे वाला कदम बढ़ाता है। पीछे जिन लोगों ने अभी तक ये उद्योग खोला नहीं है, सोचता है इसके बारे में, वो यदि देखेंगे कि आज चलाने वाले उद्यमी जो है वो ज्यादा मन के साथ, ज्यादा इच्छा के साथ, और आपके मुंह से जब ये निकलेगा कि नहीं अब सरकार का ध्यान आया है, हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, हमारी कठिनाइयां दूर हो रही है और लाभ हमारा बढ़ेगा, तो नए उद्यमी आकर्षित होंगे इसके तरफ। और कुल मिला के आप जो काम करेंगे उसका लाभ हमको किसानों को मिलेगा। अल्टीमेटली तो हम किसान को ही सेवा दे रहे हैं, आप भी तो किसान को ही सेवा देते हैं, और किसान को सेवा देने का मकसद यही है कि उनके उत्पाद सुरक्षित हों, उनकी मार्केटिंग ठीक हो, उनको हायर रेट मिले, जो साफ वाला मतलब जाते समय बाजार वाला रेट होता है उसको वो रेट ना मिले, मतलब न्यूनतम दर नहीं मिले, अधिकतम दर। इसी उद्देश्य से आज हम सब लोग बैठे हैं, और मैं अभी आधा घंटा आराम से आप सब लोगों की बातों को सुनना चाहूंगा। उसमें आग्रह केवल इतना ही हो कि कोई विषय आ जाए तो उसको रिपीट करने का जरूरत नहीं। कोई इशू आ गया कि हाँ ये इशू है, तो उस इशू को रिपीट नहीं करना, लेकिन आपके समझ में जितनी समस्याएं भी बताइएगा, और केवल समस्या मत बताइएगा, सुझाव भी यदि आपके मन में हो, उसका निराकरण क्या हो सकता है, सुझाव भी दीजिएगा। आपको अतिरिक्त भी कुछ लगता हो, नहीं हम लोग कोल्ड स्टोरेज चलाने वाले लोगों को ये सरकार को थोड़ा ये ध्यान भी रखना चाहिए, तो हम लोग और बेहतर तरीके से काम करेंगे। देखिए, आप जितने सुझाव देंगे सभी सुझाव मान्य हो जाएंगे ऐसा नहीं। आपके सुझाव के आलोक में फिर विभाग के हम लोग चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ। अन्य विभाग से जुड़े विषय होंगे तो अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ा होकर आपके समस्याओं के समाधान के साथ साथ आपके भी आर्थिक लाभ और कैसे बढ़े उस दिशा में हम काम करें। तो उसके लिए ये सुझाव आपके आने चाहिए, जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी हमारे पास आनी चाहिए, और उसके बाद हम फिर अपने काम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप कहीं से भी चर्चा शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। परिचय दे देंगे, जो सुझाव देंगे अपना नाम, किस जगह से है, और कोल्ड स्टोरेज है तो वो एक बार चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग लाइन वाइज चलते हैं। पहले लाइन में आप अपना परिचय देते हैं। मैं माइक कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट के दरखास्त से आया हूँ, छपरा जिला।